तो देखिए, आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी को लेकर पूरे देश में गुस्सा भड़का हुआ है। और यहां बड़ी खबर यह है कि सीबीआई लगातार घटना की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश में है और इससे जुड़ी जो बड़ी खबर है वो आपके सामने रखें। अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लंबी पूछताछ हुई है सीबीआई की। संदीप घोष कल दोपहर 3 बजे से सीबीआई के दफ्तर में ही मौजूद हैं और सीबीआई इनसे बड़ी डिटेल से पूछ रही है, क्योंकि ये प्रिंसिपल थे और उस कॉलेज में नाइट ड्यूटी पर वो ट्रेनी डॉक्टर थी। ऐसे में लंबा सवाल जवाब, एक पूरा सिलसिला। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष 19 घंटे से सीबीआई दफ्तर में है। संदीप घोष इनसे डिटेल्स खंगाल रही है। सीबीआई की टीम हर एंगल से सवाल कर रही है और इन्हीं सवाल जवाब से बहुत सारे डॉट्स भी कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें निकल के सामने आ रही हैं। जैसे जैसे सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है, तमाम चीजें निकल के तथ्य या फिर यूं कहें जो सवालों का एक घेरा है, लोगों के जहन में जो तरह तरह के सवाल हैं, उसके हल्के हल्के एक झलकियां मिलनी शुरू हो गई हैं। सीबीआई ने वारदात की रात कहां थे संदीप, ये पूछा। इसके अलावा डॉक्टर मर्डर केस में सीबीआई का जो एक्शन है वो आगे बढ़ता हुआ आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ की गई है और उनसे 19 घंटे लंबी पूछताछ में चीजों को खंगाला जा रहा है। उनसे सवाल ये किया गया कि आप कहां थे, किस आधार पर उन्होंने मीडिया को ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर की, उसकी वजह क्या रही। आइए, जिस तरीके से पूरा मामला आगे बढ़ रहा है, गुस्सा भी बढ़ रहा है। जगह जगह हमारे देश के कई हिस्सों से कई तस्वीरें आ रही हैं, कहीं डॉक्टर्स का प्रदर्शन तो कहीं लोगों का गुस्सा। इन्हीं पर हमारी नजर बनी हुई है, इसलिए आपको ग्राउंड पर लिए चलेंगे। आइए लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी जहां जहां से जुड़े हैं वो स्क्रीन पर होंगे, आपको बताते चलें। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल जुड़ चुकी हैं, सीबीआई जांच पर। दिल्ली से वरुण जैन जो लगातार इनसाइड अपडेट्स पर नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा पूरे देश में आईएमए ने हड़ताल की घोषणा कर दी है और कोलकाता के आरजीकर अस्पताल से रविकांत भी लाइव है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और दिल्ली के आरएमएल अस्पताल से निधि श्री जुड़ी हुई हैं और मुंबई के जेजे अस्पताल से नम्रता दुबे हैं। पटना के एम्स से शशांक भी जुड़ने वाले हैं, वहां पर भी हम आपको लिए चलेंगे। धीरे धीरे करके आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले मनोज्ञा के पास चलते हैं क्योंकि वो कोलकाता में मौजूद है और कोलकाता में बहुत कुछ चल रहा है। मनोज्ञा, जो सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ी इंफॉर्मेशन है जो देना चाहेंगी दर्शकों को, वहां से शुरू कीजिए। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि कल दोपहर से जब से प्रिंसिपल संदीप घोष जो पूर्व प्रिंसिपल हैं आरजीकर के और उस समय प्रिंसिपल थे जब यह हादसा हुआ था 9 अगस्त की रात को, उसके बाद से अब लगातार उनसे पूछताछ हो रही है। कल दोपहर 3 बजे से लेकर अब तक इस पूछताछ में कई बातें सामने आने की बात हो रही है। सीबीआई के सूत्र ये बता रहे हैं कि कल रात भी वो वहीं रोके गए थे। दरअसल 2 बातें हैं। पहला ये कि सीबीआई की तरफ से उनको ये कहा गया है कि वो जो भी जवाब देंगे वो सारे दर्ज तो हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो किससे मेल खा रहे हैं ये भी देखा जा रहा है। सीबीआई का कहना है कि जो बाकी सब बयान दे रहे हैं उन्हें तो दर्ज किया जा रहा है, पर इन बयानों में कितना मेल खा रहा है और कितना तालमेल नहीं है ये ध्यान में रखा जा रहा है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने साथ में खाना खाया था, जो कि जूनियर डॉक्टर्स हैं, साथ में 4 लोगों ने एक साथ शाम को ऑनलाइन ऑर्डर करके करीब 11 बजे के बाद खाना खाया था और उसके बाद पीड़िता सोने चली गई थी। इन सब के मद्देनजर रात को क्या हुआ, कौन ड्यूटी पर था, सिक्योरिटी गार्ड्स करीब 13 लोगों से, अस्पताल के अलग अलग कर्मचारियों से भी पूछताछ हुई है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि उस रात घटनाक्रम क्या था। अगर संदीप रॉय जो आरोपी हैं वो, संजय रॉय जो आरोपी हैं वो अगर वहाँ पर थे, वो 2 बार आकर गया है, वो वहाँ पर क्या किया है, वो कहाँ से घुसा है। सेमिनार हॉल में बहुत सारे इलाके हैं जहाँ सीसीटीवी फुटेज नहीं है, जिसे ग्रे एरिया मान के चला जा रहा है। ऐसे में ये समझना होगा कि जिस अस्पताल में हर जगह सीसीटीवी कवरेज नहीं है, वहाँ पर ये समझने की कोशिश की जा रही है कि उस दौरान संजय रॉय रात को 11 बजे से लेकर सुबह 4:30 बजे तक, क्योंकि 4 से 4:35 का समय है जब वो सेमिनार हॉल में घुसा था जहां पर पीड़िता सो रही थी और उसके बाद वहां से निकला था। ये 35 मिनट का समय तो सीसीटीवी फुटेज पर कैप्चर्ड है जिसमें एंट्री और एग्जिट दिख रही है, लेकिन अस्पताल में पूर्व प्रिंसिपल से संदीप घोष से ये पूछा जा रहा है कि उन्होंने इस पर क्या कार्रवाई की। आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि अब धीरे धीरे करके सारी डिटेल्स खंगाली जाएगी, लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर है, हमारे तमाम सहयोगियों के पास जाएं वो भी हम आपको बताते चले। बड़ी खबर यह है कि लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में जो बता रही थी मनोज्ञा, उससे रिलेटेड बुलेट पॉइंट यही निकल के सामने आया है कि जो सीसीटीवी फुटेज मिला है, वारदात की रात 2 बार अस्पताल आरोपी गया था। जाहिर सी वो कोई स्टाफ नहीं है, वो कोई कर्मचारी नहीं है और उसकी एंट्री के सबूत 2 बार मिले हैं। रात 11 बजे और 3:45 अस्पताल गया था। 35 मिनट तक सेमिनार हॉल में रहा था जहां पे पीड़िता सो रही थी। और अब इसे लेकर के जो सूत्रों के हवाले से
क्योंकि जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट आई है, खाना खाने से जो वक्त की बात कर ले या फिर मौत वाला वो पूरा टाइम जोन बात कर ले, कितने डॉट्स कनेक्ट हो पा रहे हैं वरुण, इस पूरी इंफॉर्मेशन खासकर ये जो टाइमिंग को लेके सीसीटीवी फुटेज सामने आई है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है सीसीटीवी फुटेज और जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं। वो जो सीबीआई है वो आसपास जो डॉक्टर्स मौजूद थे, जो दोस्त हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, उनके बयान तो दर्ज कर रही है और उनके बयान के अंदर जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसको भी वेरीफाई किया जा रहा है। साथ में सीसीटीवी फुटेज सीबीआई के लिए बहुत अहम हो जाती है और जो सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज कोलकाता पुलिस से सीबीआई को मिली है उसमें डॉट काफ़ी हद तक कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि रात को करीब 11 बजे के आसपास जो आरोपी है संजय रॉय, उसकी मूवमेंट अस्पताल के अंदर नजर आती है। वो आधे घंटे के लिए अस्पताल के अंदर था। क्यों था, किस मकसद से था? क्योंकि 11 बजे उसका कोई काम नहीं था अस्पताल के अंदर, वो वहाँ क्या कर रहा था, उससे जुड़े हुए जो सवाल है वो तो पूछे ही जा रहे हैं। साथ ही सीसीटीवी फुटेज में ये भी नजर आ रहा है कि वो रात को करीब 3:45 के आसपास, करीब 3:50 के आसपास दोबारा से अस्पताल आता है और उसी सेमिनार के हॉल के अंदर दाखिल होता है। 30 से 35 मिनट तक सेमिनार हॉल के अंदर था और तो 30 से 35 मिनट उस सेमिनार हॉल के अंदर क्या कर रहा था, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें यह भी आई है कि मृतका की जो मौत थी वो खाना खाने के करीब 4 घंटे खाना खाने के 4 घंटे बाद हुई है, क्योंकि अधपचा खाना जो था, खाना जिस कंडीशन में उसके पेट में था, उससे कहीं ना कहीं डॉक्टरों ने अंदाजा लगाया खाना उसने 12 बजे के आसपास मंगा के खाया था, यानी कि उसकी मौत थी वो 4 या 4:15 बजे के आसपास सुबह हुई है। और इसी टाइमिंग पर जो आरोपी संजय रॉय है वो सेमिनार रूम के अंदर जाता हुआ भी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो डॉट्स है वो संजय रॉय से कनेक्ट जरूर हो रहे हैं, लेकिन सीबीआई को इस बात का अंदेशा है कि उसके साथ कोई और साथी भी हो सकता है। उसी को लेकर जो ये आसपास के जो लोग हैं इसी क्लू से बहुत सारे सवाल उपजते हैं, बहुत सारे सवाल उपजते हैं जनमानस में। लेकिन आप हमारे साथ बने रहे और बड़ी खबर जो निकल के सामने आ रही है वो भी दर्शकों को हम बताते चले। देखिए, कोलकाता रेप मर्डर केस में जो आज विरोध प्रदर्शन है उसकी बात करना बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि हमसे आपसे सबसे रिलेटेड है ये खबर। आज डॉक्टर्स की हड़ताल 24 घंटे का ऐलान हो चुका है। यह हड़ताल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA की तरफ से बुलाई गई है। हड़ताल सभी सरकारी, ध्यान से सुनिएगा, सरकारी, प्राइवेट, कॉर्पोरेट अस्पताल में ये हड़ताल जारी रहेगी। इमरजेंसी के अलावा कोई OPD नहीं रहेगी। ये आपको भी सुनना है ध्यान से, क्योंकि ये जो गुस्सा है वो अब सड़क पर निकल चुका है। अब देशव्यापी हड़ताल का ऐलान कर चुकी है IMA और इसी पर सीधे लिए चलते हैं हमारी सहयोगी दिल्ली में मौजूद निधि श्री के पास। निधि, ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अब इस खबर का असर हर एक जनता, हर एक इंसान पर होने वाला है। आप जहां मौजूद हैं उसका क्या इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है? बिल्कुल श्रीलता, सबसे पहले तो बता दें कि आज सुबह से अगली सुबह तक OPD भी बंद रहेगा, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चलती रहेंगी मरीजों के लिए। इससे कहीं ना कहीं मरीजों पर असर पड़ेगा और ज़रूर पड़ेगा। बड़ी संख्या में ये जो आपको डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं, इनके प्रदर्शन का आज 6ठा दिन है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली के, जहां मैं मौजूद हूँ और लगातार पिछले कई दिनों से इनकी तस्वीरें दिखा रही हूँ। पोस्टर्स, बैनर्स लेकर ये सभी बैठे हुए हैं, जस्टिस की मांग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में, मैं कहूँगी कल बीते दिन सैकड़ों की संख्या में दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों से डॉक्टर्स पहुँचे थे स्वास्थ्य मंत्रालय, और आज भी इनका प्रोटेस्ट जारी है और ये लगातार जस्टिस की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीर इन डॉक्टर्स की सबसे पहले दिखा दी। और अब मैं इन्हीं में से एक डॉक्टर है, डॉक्टर आकाश, इनसे बातचीत करूंगी कि कल आप लोगों को कोई आश्वासन दिया गया, मंत्रालय गए थे, आप लोगों ने प्रदर्शन किया, वहां पर सबने देखा, पूरे देश ने देखा, क्या आश्वासन दिया गया और किसने दिया? जी, एडिशनल हेल्थ सेक्रेटरी जी ने ये बात रखी है कि अगर वो कमेटी बनाने के लिए तैयार है कि अमेंडमेंट में जो जो चेंजेस आने हैं CP एक्ट में, उसकी कमेटी बनाने के लिए तैयार है और रिटर्न अश्योरेंस के लिए भी तैयार है। तो अभी सभी लोगों से ये मांग है हमारी कि वो लोग ये डिसाइड करें मिलकर कि वो रिटर्न एश्योरेंस पे रुक जाएंगे या उन्हें अमेंडमेंट चाहिए अभी नहीं, जल्दी से जल्दी। एश्योरेंस के लिए जब मंत्रालय तैयार है तो ऐसे में क्या आप लोग आज प्रोटेस्ट कॉल ऑफ कर देंगे? जी, हमारे ये स्ट्राइक सिर्फ RDA की, RML के सीमित नहीं है, पूरे देश में, पूरी दिल्ली में सब लोग ये स्ट्राइक पे कर रहे हैं। निधि, आप बातचीत करते रहिए स्टूडेंट से, क्योंकि इनकी बात हम आगे भी सुनाते रहेंगे पूरे दिन इस पूरे मसले पर। लेकिन अब हम चलेंगे रविकांत के पास, जो कोलकाता में मौजूद हैं। उनके पास भी कई तरीके की इंफॉर्मेशन है। रविकांत, आपके पास क्या जानकारी है?
देखिए, जो सीबीआई का फोकस है वो एक बात को लेकर के सबसे ज़्यादा दिख रहा है। जो हमें जानकारी मिली है कि जो फ़ोन कॉल्स हैं संदीप घोष के, पूर्व प्रिंसिपल के, उस पर बेहद कड़ी निगाह है सीबीआई की। और जब उनको घटना की जानकारी मिली उस समय से लेकर के और अगले दिन तक उन्होंने किसको किसको फ़ोन किया, क्या क्या टाइमिंग थी और किससे क्या बातचीत की, इस पर बहुत फोकस कर रही है सीबीआई। और जो कुछ भी पूर्व प्रिंसिपल बता रहे हैं उसका क्रॉस वेरिफिकेशन हो रहा है कि बाकी गवाहों ने जो बातें कही हैं और इनकी जो बातें हैं उस पर कितना साम्य है। और इसके अलावा पूर्व प्रिंसिपल से ये तक पूछा गया कि आप सिर्फ एक ही फ़ोन इस्तेमाल करते थे या एक से ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करते थे। तो इस तरीके से उनके फ़ोन कॉल्स पर बेहद बारीक निगाह रखी गई है ताकि अगर कहीं कोई भी बड़ी बात जहां आप खड़े हैं वहां पर तो सीन रिक्रिएट भी किया गया, यानी सभी के बयानों का हालात से मिलान करने के लिए एक रेफरेंस भी है सीबीआई के पास। आइए पटना लिए चलते हैं क्योंकि हड़ताल का असर पूरे देश में रहने वाला। शशांक मौजूद है, वहां क्या कंडीशन है शशांक? आईएमए ने पूरे देश भर में हड़ताल का आह्वान किया है। प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में हड़ताल जारी है, ओपीडी सेवा ठप है। हम पटना एम्स में मौजूद हैं। देखिए, यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं बैनर पोस्टर लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज यहाँ पर 5वां दिन है और देखिए एम्स के जो डायरेक्टर हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं। वी वांट जस्टिस के नारे ये लोग अभी लगा रहे थे। हम महिला डॉक्टरों से भी जो है बातचीत करेंगे। आज भी ओपीडी सेवा ठप है, आप लोगों का प्रदर्शन जारी है, क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग का यही मांग है, जैसे कि मैंने उस दिन भी बोला था, हम सबका यही बोलना है कि जो जितने भी लोग हैं सब लोग सामने आकर के इस चीज़ के अगेंस्ट खड़े रहें कि कोई लड़की का इज्जत कितना इंपॉर्टेंट होता है। साथ में जो डॉक्टर्स हैं, जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स, उनके लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो पहले हुआ था, मतलब बोला गया था कि वो आएगा पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो वो इम्प्लीमेंटेशन हो उसका जल्द से जल्द, ताकि हम लोग अश्योर्ड हो सके कि हमारे साथ हम अगले विक्टिम ना बने। जैसे जिस तरह से कलकत्ता में पीजी छात्रा की हत्या हो गई, बलात्कार हुआ, उसका हत्या हो गई, उसका उसी अस्पताल में असामाजिक तत्व तो घुसे, डॉक्टरों की पिटाई की, तो आप लोग बहुत डरी हुई हैं इन घटनाओं से? द थिंग इज कि ये सब क्यों हो रहा है? बातचीत करते रहिए। स्टूडेंट्स की आवाज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लगातार सुनाएंगे। लेकिन अब हम चलते हैं मुंबई। देखिए, बड़ी बड़ी जगहों पर बहुत लोड होता है ओपीडी का। अब नम्रता बताएंगी कि वहाँ क्या कंडीशन है। नम्रता, देखिए, जेजे अस्पताल में मैं मौजूद हूँ, सरकारी अस्पताल है। यहाँ पर डॉक्टर्स लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो जिनकी जान बचाते हैं उनकी अगर जान सुरक्षित नहीं है तो वो काम कैसे करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर तमाम डॉक्टर्स मौजूद है, महिला डॉक्टर हैं। आप क्या कहेंगी इस घटना के बाद, कितना ज़्यादा डर आप लोगों में जो है वो बढ़ा है? जी बिल्कुल, ये घटना से पूरा देश ही शॉक में है और देश भर के सारे डॉक्टर्स अभी बहुत ज़्यादा सदमे में है। स्पेशली महिला डॉक्टर्स जो है, उन पर हर एक महिला डॉक्टर के मन में एक डर सा बैठ गया है। क्या कुछ कहेंगे, किन कामों को आप लोगों ने रोका है? मैम, हमने सिर्फ जो नॉन इमरजेंसी सर्विसेज हैं, जैसे ओपीडी सर्विसेज होगी, वार्ड सर्विसेज होगी, अदर इलेक्टिव सर्विसेज होगी, उन्हीं को रोका है। और वो भी पूरी तरह से अभी नहीं रुकी हैं। जो सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर्स हैं वो अभी भी रखे हुए हैं ताकि पेशेंट्स को ज़्यादा दिक्कत ना हो। बट अगर जो सिक्योरिटी इंश्योर्ड नहीं होगी, जो लड़की के साथ इतना हीनियस क्राइम हुआ है वो फेलो डॉक्टर के साथ, वो नहीं इंश्योर होगा तो हम तो जारी रहेगा और आगे वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। कोई तस्वीरें दिखाओ, इनके हाथ में पोस्टर्स हैं, लगातार वो न्याय, ये इनकी मांग है कि न्याय मिले और इसके साथ अश्योरिटी मिले कि किस तरीके से सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए। लेकिन अब एक बड़ी खबर जो निकल के सामने आई है यूपी से। यूपी में 69,000 शिक्षक की भर्ती के मामले में हाई कोर्ट ने पुरानी मेरिट लिस्ट को रद्द करके नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है और इसे लेकर के राजनीति गर्म है। विरोधी तो विरोधी, सरकार के लोग भी सरकार को घेर रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत वो कर रहे हैं जिसकी लड़ाई सरकार में रहकर शामिल होते हुए लंबी लड़ाई लड़ी गई थी और इस फैसले का स्वागत करने वाला जो मसला है वो अब तूल पकड़ सकता है। और यही इस वक्त की बड़ी खबर है क्योंकि देखिए, यूपी शिक्षक भर्ती पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले का तहे दिल से स्वागत किया है। ये कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। वो सरकार में है और सरकार ने ही लंबी लड़ाई लड़ी थी और अब जब फैसला आया है तो उसका स्वागत करने का ये एक्स पर पोस्ट डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का है। लिखते हैं, ये पिछड़ा और दलित वर्ग के स्टूडेंट्स की जीत है।
देखिए, यूपी शिक्षक भर्ती पर अखिलेश यादव का भी पोस्ट सामने आया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। शिक्षक भर्ती भी भ्रष्टाचार की शिकार हुई, ये कहना है अखिलेश यादव का। बीजेपी ने घपला और घोटाला किया, ये सीधा आरोप लगाया। नए सिरे से लिस्ट बनाई जाए, यानी कुल मिलाकर के जो आदेश आया है उस पर अपना रिएक्शन देते हुए अखिलेश यादव लिखते हैं, ये अभ्यर्थियों की संयुक्त शक्ति की जीत है। अखिलेश यादव का ये पोस्ट का कंटेंट आपके सामने स्क्रीन पर है। यह हमारी मांग है कि नए सिरे से न्यायपूर्ण नई सूची बने, जिससे पारदर्शी निष्पक्ष नियुक्तियां संभव हो और प्रदेश में भाजपा काल में बाधित हुई शिक्षा व्यवस्था पुनः पटरी पर आ सके। हम नई सूची पर लगातार निगाह बनाए रहेंगे और किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई हकमारी या नाइंसाफी ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। ये अभ्यर्थियों की संयुक्त शक्ति की जीत है। और देखिए, हमारे साथ लखनऊ से एबीपी न्यूज संवाददाता वीरेश पांडे जुड़ गए हैं। अब वीरेश से ही सवाल करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हाईकोर्ट ने तो लिस्ट रद्द कर दी है। आपके साथ वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी थी, जिनके जरिए दर्शकों को समझाइए कि अब इस केस में आगे क्या होने वाला है। देखिए, आपने अभी नेताओं के बारे में बताया कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन हमारे साथ शिक्षक अभ्यर्थी और नेतृत्व करता है अमरेंद्र पटेल, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को नेतृत्व दिया। मोहम्मद इरशाद हैं, कृष्णा हैं और अमर मौर्य हैं। ये सभी लोग आंदोलन को खड़ा करने वाले हैं। अमरेंद्र, ये बताओ आप कि ये जो फैसला आया है, इसके बाद होगा क्या, आम जनता कैसे समझे? देखिए, ये 69,000 शिक्षक भर्ती का डबल बेंच का फैसला है, हम लोग बहुत स्वागत करते हैं। इसमें होना यही है कि सरकार पूरी लिस्ट को रिविजिट करे। रिजर्वेशन रूल 1994 के हिसाब से, एक्ट 36 के हिसाब से इसको पूरी तरीके से फिर से रिविजिट करके जो 6,800 की लिस्ट पहले निकाली थी, जिसको सिंगल बेंच ने क्वैश कर दिया था, उस 6,800 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे। और हाईकोर्ट ने ये भी स्पष्ट कहा है, जो भी गलत नियुक्तियां हैं उन नियुक्तियों को सरकार एक जो सीजन होता है उस सीजन तक रख के उसके बाद भी उनको भी अब बाहर निकाला जाए। लेकिन हम लोग हमेशा ये कहते रहे कि जो भी गलत नियुक्तियां हुई हैं उनको नए सीटें जोड़कर उनको उनके जगह पे रख दिया। लेकिन जो 6,800 अभ्यर्थी जिनकी सीटों पर घपला हुआ है, घोटाला हुआ था, उनको उनकी जगह पे रख के उनको न्याय दिया जाए। सबसे बड़ी बात है कि उसमें मुख्यमंत्री जी ने 6,800 लिस्ट अपने आदेश के अनुसार निकलवाया था और राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग की भी रिपोर्ट थी। हम लोगों ने 640 दिन से अधिक संघर्ष किया। उस संघर्ष का नतीजा ये रहा कि हम लोगों को आज माननीय हाईकोर्ट के डबल बेंच ने न्याय दिया। केशव प्रसाद मौर्य जी हों, न्याय दिया और सभी लोग अपनी बात कर रहे हैं, राजनीति भी कर रहे हैं। तो जो ये फैसला आया है, इससे किसको फायदा, किसको नुकसान होने जा रहा है? देखिए, जो फैसला आया हुआ है तो 6800, तो हम अपने भाई की बातों को जोड़ते हुए बताना चाहते हैं कि जो सीटें हमको तो पहले मुख्यमंत्री के आदेशों पे मिल गई थी 6800 सीटें, तो उन 6800 जो सीट मिली है उन सीटों को इस पूरी जो है कि नई लिस्ट बनेगी उसमें वो पहले से ही रिविजिट हो गई है। तो बाहर से जो है कि 6800 उसको केवल उस लिस्ट से निकाल के दिखा दिया गया था, वो चूँकि इंक्लूड हो जाएगी तो फ़ायदा तो हमको जो है कि कल भी उतना ही था, आज भी उतना ही है और थोड़ा बहुत 200-500 और सीटों का भी फायदा हो सकता है। इरशाद साहब, बताओ आप क्या होने वाला? बस हम ये कहना चाहते हैं, जो माननीय शिक्षा मंत्री जो खन्ना साहब हैं, वो विधानसभा में बोले थे मामला सब जुडिस है। शिक्षा मंत्री भी यही बोले थे, मुख्यमंत्री भी बोले थे। बस उनसे यही निवेदन है कि अब फैसला आ चुका है, अब वो त्वरित रूप से निर्णय लें, क्योंकि समय ज़्यादा मिल जाएगा। तो जैसे हम लोग भटकते रहे 5 साल से, 2019 की भर्ती है, 24 आ गया सर, कब तक हम लोग सफ़र करेंगे? हम लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। सोचिए, इतना सफ़र कर रहे हैं, कोई वैकेंसी भी नहीं है कि हम लोग ज़्यादा मानसिक रूप से हम लोग बहुत पीड़ित हैं, घर से भी बाहर से भी। सोचिए कि ये लिस्ट आई है, अभी तक इतना नहीं हिम्मत बन रही है कि हम सर किसी को घर के ऊपर बताएं हम। चलिए, केशव मौर्य का ट्वीट आ गया, एक्स आ गया। अमर मौर्य जी, बताइए कि जो फैसला आया है इस पे आगे क्या हो रहा है? सर, ये 4 साल लगभग आंदोलन के बाद अभ्यर्थियों की जीत हुई है। खासकर दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय मिला है कोर्ट से। और आगे जो ये खासकर 6800 की सूची सरकार ने जारी की थी, कोर्ट ने आदेश दिया है इसकी नई सूची बनाई जाए। अब ये अभ्यर्थी इस सूची में शामिल हो जाएंगे जो बाहर थे और 6800 अभ्यर्थी सूची में शामिल होंगे जो बाहर हो गए थे आरक्षण का पालन नहीं होने की वजह से, वो नौकरी पाने से वंचित हो गए थे। यह बात पूर्व शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने भी स्वीकार किया था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने स्वीकार किया था, सिंगल बेंच ने सूची रद्द जरूर की थी,
लेकिन सिंगल बेंच ने ये कहा था कि आप रिविजिट करिए, जो विसंगति हुई है उसका सुधार करिए। तो अब वही लगभग उसी का एक डबल बेंच ने भी ऑर्डर किया है कि इन 6800 को भी रद्द किया है, जो 69,000 पूरी भर्ती थी वो भी रद्द किया है। कहा आप फिर से नई सूची बनाइए, जो अंदर होंगे उनको अंदर लीजिए, जो बाहर होंगे उनको इस सत्र तक आप रखिए, उसके बाद सरकार क्या करती है वो विचार करे। कुछ को अंदर करिए, कुछ को बाहर करिए, तो अंदर बाहर वाला जरा खेल आम लोगों को, आम भाषा में समझे। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में जो ये आरक्षण का घोटाला हुआ था, इसमें जनरल वर्ग के अभ्यर्थी हमारी सीटों पे, जैसे जो एक सामान्य अंक होता है उससे जो ज़्यादा नंबर पाता है ओबीसी और एससी का, वो सामान्य में माइग्रेट कर जाता है। लेकिन सरकार के जो अधिकारी थे उन्होंने हमको ओबीसी और एससी के बच्चे सामान्य वर्ग में उनका से ज्यादा अंक पाए थे, एक तरीके से वो सीट्स ऑक्यूपाइड हो गई जो एससी एसटी या ओबीसी की थी। उन्हीं ऑक्यूपाइड सीट्स को लेके ये पूरा मामला आगे बढ़ा, सिंगल बेंच से डबल बेंच पे गया और अब फाइनल रिजल्ट आया। 3 महीने की डेडलाइन है जब नए सिरे से सूची जारी होगी। यही तस्वीरें रही कल राजस्थान के उदयपुर की, और इसीलिए ये सवाल है कि उदयपुर का माहौल किसने बिगाड़ा, ये पूरी सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई। दरअसल कल उदयपुर में 2 स्कूली छात्रों में झड़प हुआ और इसके बाद हिंसा और तनाव का माहौल। राजस्थान के उदयपुर में हिंसा और तनाव की सिचुएशन इतनी ज्यादा बढ़ी कि 24 घंटे तक इंटरनेट सेवा बंद करने का फैसला लिया गया। उदयपुर के सभी स्कूल कॉलेजेस भी बंद हैं। कल 2 स्कूली छात्रों में झगड़ा और उसके बाद पूरे माहौल में अशांति, आगजनी, तोड़फोड़ की तस्वीरें रिपोर्ट की गई और माहौल को काबू में लाने के लिए ये कदम उठाने पड़े। और इसी के साथ आपको बताएं कि उदयपुर में जख्मी छात्र का इलाज चल रहा है। परिवार वाले बच्चे की सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं। इसी परिवार से हमारे संवाददाता मनीष शर्मा ने बातचीत की है। उदयपुर में छात्रों के बीच हुई चाकूबाजी में घायल हुआ देवराज महाराणा भूपल हॉस्पिटल के इसी वार्ड में भर्ती किया गया है। वो अभी वेंटिलेटर पर है, उसकी हालत स्थिर है। परिवार वाले इस समय हॉस्पिटल में मौजूद हैं। देवराज की दादी है मेरे साथ। दादी जी, नाम क्या है आपका? दूरी बेन। ये बताइए कैसा है देवराज अभी? देवराज ठीक है। अभी कहाँ भर्ती है वो? कोई ऑपरेशन होना है उसका? हाँ, ऑपरेशन होना है। आप मिल के आए? हाँ, मिल के आए, सुबह में मिल के आए। बात कर रहा है? नहीं, बात नहीं कर रहा। हाथ पैर के कहीं नहीं पता। हिला रहा है, बातचीत कर रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं। देवराज का पूरा परिवार इस वक्त अस्पताल में है और पूरे उदयपुर में धारा 144 लगाते हुए इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया रात 10 बजे तक। अगर हम देवराज की बात करें तो उसे इमरजेंसी में रखने के बाद आईसीयू में लाया गया इसी जगह पर, और फिलहाल डॉक्टर्स का कहना है कि उसके शरीर पर कुल 3 घाव हैं, जिनमें से 2 बड़े घाव हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई और उसके हार्ट और किडनी तक पर असर पड़ा। इस बीच आप देख सकते हैं महाराणा भूपल हॉस्पिटल में ज़बरदस्त पुलिस लगाई गई है, क्योंकि लोगों ने ये कॉल किया है, हिंदू संगठनों ने, कि यहाँ पर पहुँचना है। हालांकि इंटरनेट सेवाओं के बाधित होने से इस तरीके की जो संदेश हैं जो वो पहुँच नहीं पा रहे, लेकिन इस तरीके से पुलिस का पूरा इंतज़ाम रखा गया है यहाँ पर, ताकि अप्रिय घटनाओं से बचा जा सके। और पुलिस के तमाम आला अधिकारी, खुद एसपी योगेश गोयल समेत तमाम अफसर जो हैं वो मौके पर पहुँच के कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रहे। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। उदयपुर विवाद अब एक्शन तक, सभी स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। स्कूल के भीतर चाकूबाजी का घटनाक्रम और उसके बाद आरोपी के पिता की गिरफ्तारी और आक्रोश कुछ इस कदर फैला कि जगह जगह तोड़फोड़, आगजनी की खबर आई। सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए सबसे पहले देवराज नाम के जो स्टूडेंट के चाकूबाजी में घायल होने की खबर आई थी, सबसे पहले उसे अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां हमारे सहयोगी मनीष आपको पूरी डिटेल दे रहे थे कि उसका स्वास्थ्य कैसा है, वहां सिक्योरिटी कैसी है। लेकिन इस पूरे मामले पर आमने सामने आए 2 पक्षों के बीच जो विवाद इस कदर आगे बढ़ा है कि धारा 144 लगाना पड़ा। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल हैं, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेके क्या डिटेल्स शेयर की हैं, सुनिए जरा। 2 बच्चों में आपस में कोई लड़ाई झगड़े की शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें एक बच्चे के जो जांघ पे चाकू से वार किया गया, जिसमें क्योंकि वो चाकू थोड़ा डीप था, इसलिए बच्चे को इमीडिएटली हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया। मैं अभी बच्चे को देख के आया हूँ। बच्चे का जो प्रारंभिक इलाज था, आईसीयू में बच्चा एडमिट है और बच्चे की स्थिति स्थिर है।
और मैं सभी से, क्योंकि ये आपस पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है इस प्रकार की घटना क्यों घटी, मैं सभी नागरिकों से ये अपील करता हूँ कि आप किसी भी प्रकार की अफवाह पे ध्यान मत दें। सारे प्रशासन, सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी से बातचीत चल रही है और वो जिस व्यक्ति ने वार किया है उसको और उसके पिताजी दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसके अलावा इसमें कोई और बच्चा भी या कोई और व्यक्ति भी शामिल है तो उसकी भी जांच की जा रही है। कोई भी व्यक्ति जो दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। चलिए, मनीष शर्मा हमारे सहयोगी हैं जो ज़्यादा डिटेल के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मनीष, ज़रा समझाइए कि देवराज की कंडीशन, जिस बच्चे पर चाकू से हमला हुआ था स्कूल में, वो तो थोड़ा स्टेबल है और उसके लिए दुआ भी की जा रही है, दवाएं और इलाज भी चल रहा है, लेकिन इसके अलावा जो कार्रवाई का सिलसिला है वो कहाँ तक पहुँचा है? जिस बच्चे ने अटैक किया उसे लेकर के क्या डिटेल है और यहाँ तक की नौबत और अभी मौजूदा स्थिति क्या है? जहाँ तक वार करने वाला जो बच्चा है वो इसी छात्र जो कि घायल हुआ है देवराज, उसी की क्लास में पढ़ता है। दोनों 10वीं कक्षा के छात्र हैं, नाबालिग हैं। और ऐसा चर्चा है कि देवराज और इस लड़के के बीच में पिछले 2-3 दिनों में कुछ कहासुनी हुई थी और तब इस आरोपी ने ये धमकी दी थी कि मैं तेरे को देख लूंगा। स्कूल के बाहर स्कूटी खड़ी थी, उसमें रखा हुआ एक छोटा चाकू वो निकाल कर लेकर अंदर गया और स्कूल के बाहर जब देवराज आया तो उसने उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार किए। 3 वार किए, जिनमें 2 वार बहुत गहरे हैं और बहुत अधिक रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग हुआ, जिसकी वजह से उसकी किडनी और हार्ट पर असर पड़ा और इसी के चलते देवराज को आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। फिलहाल उसकी कंडीशन प्रशासन की माने तो स्टेबल है, लेकिन अभी उसका एक ऑपरेशन होना बाकी है क्योंकि उसकी किडनी में इन्फेक्शन की वजह से उसका यूरिन पास प्रॉपर नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हुए हैं। डॉक्टर्स ऑपरेशन के जरिए इन कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच पूरा परिवार कल से ही शिव मंदिर के सामने बैठा है और दुआ कर रहा है कि देवराज जल्दी से स्वस्थ होकर घर लौट आए। बिल्कुल, जिस तरीके का माहौल, जिस तरीके की अशांति और तनाव है, वो भी माहौल सामान्य हो, इस पूरे मामले पर नजर बनी रहेगी। मनीष, आप बने रहेंगे। और राजस्थान से ही एक और बड़ी खबर अब आपको बताएं कि जयपुर में हत्या के बाद भारी हंगामा और पीट कर एक युवक की हत्या का बड़ा मामला सामने आ रहा है। रोड रेज का ये एंगल बताया जा रहा है। युवक की हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। स्कूटी और ई रिक्शा में टक्कर के बाद हॉट टॉक हुई, विवाद हुआ और पुलिस ने आरोपी शाहरुख को अरेस्ट कर लिया है। बाकी जो आरोपी हैं उनकी तलाश चल रही है। जयपुर के शास्त्री नगर इलाके का यह मामला है। ई रिक्शा और बाइक की टक्कर और उसके बाद ये पूरा मामला आगे बढ़ गया। मनीष हमारे सहयोगी इस पर भी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हैं। मनीष, जरा समझाइए कि बात इतनी आगे कैसे बढ़ी और अभी मौजूदा सिचुएशन क्या है? तो मनीष से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ई रिक्शा और स्कूटी, 2 चालक आमने सामने आए, हल्की फुल्की बातचीत रही, लेकिन उसके बाद ये बातचीत काफी आगे बढ़ गई, विवाद बढ़ गया। जयपुर का शास्त्री नगर इलाका और उसके बाद पूरी तरीके से भीड़ इकट्ठा और हंगामा, पीट कर एक युवक की हत्या। ये बड़ी खबर है, जहां पर रोड रेज में यानी पब्लिक गुस्से में आ गई। एक्सीडेंट हो सकता था, इस वजह से कहासुनी हुई और कहासुनी में सबने मिल करके मारपीट शुरू की और यहां एक शख्स की हत्या का मामला सामने आ रहा है। उसके बाद की तस्वीरें देखिए, सड़क पर बैठी महिलाएं, सड़क पर बैठे लोग हंगामा प्रदर्शन करते हुए। और अब शास्त्री नगर इलाका, ये जयपुर का, किस तरीके से पुलिस ने यहां मर्डर के बाद घेरेबंदी, बैरिकेडिंग की, लेकिन लोगों का गुस्सा, रोड रेज में किसी की हत्या का मामला सामने आना। मसला शुरू होता है ई रिक्शा और स्कूटी की टक्कर से, लेकिन ये बात आगे बढ़ती चली गई। लोगों का 2 समुदाय आमने सामने और गुस्से में एक शख्स की हत्या की बात सामने आ रही है। युवक का मर्डर और उसके बाद हंगामा। जो इनके ऐसे लोग जो अपने आप में बदमाश के रूप में पहचान की जाती है, वो सब मिलकर के और यहाँ कोई उनको उपद्रव हर दिन करते रहते हैं और पुलिस प्रशासन अपना कार्य करके उनको शांत करती रहती है। लेकिन आज तो हद ही हो गई कि उन्होंने एक मर्डर हमारे दिनेश स्वामी का कर दिया है। यह अक्षम्य अपराध है और इसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई हम प्रशासन से और सरकार के माध्यम से कराएंगे। तो देखिए, बिग फैट वेलकम, ग्रैंड वेलकम जिसे कहते हैं, उसकी तैयारी है। यहाँ पर देश की बेटी का स्वागत करने के लिए तमाम लोग मौजूद हैं और सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं। देखिए, कुछ तस्वीरें और क्लियर हों तो हम आपको समझाते चलें। यहाँ पर लोगों को समझाती हुई पुलिस भी नजर आ रही है और सभी झलक पाना चाहते हैं देश का स्वागत करने के लिए।
इतनी भीड़ है, अगर विनेश आई भी होंगी तो दिखाई नहीं दे रही हैं, जैसे ही पिक्चर्स क्लियर होंगी। और वक्त तो यही था, जैसे ही विनेश को आना है तो देखिए लोग मान नहीं रहे हैं, वो बस अपनी तस्वीर और देश की बेटी विनेश फोगाट का स्वागत करने के लिए अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते। विनेश का स्वागत, ये देखिए आप, रोती हुई बहुत इमोशनल विनेश फोगाट हो गई हैं। जाहिर तौर पर उनके बहुत अपने, उनके फैमिली मेंबर, बहुत क्लोज लोगों को देख करके वो सारे इमोशन जो शायद इतने दिनों से यूरोप में रह के उन्होंने दबाए हों, वो अपने आप निकल पड़े हैं। ऑफ कोर्स ये बहुत इमोशनल मोमेंट है जब अपने देश में आते हैं और आपके आगे पूरा देश कुछ इस तरीके से खड़ा मिले, ये सबसे बड़ा मेडल होता है। इतने बड़े राष्ट्र भारत को अगर आपके लिए इमोशनल होता देखा जाए तो शायद वही मोमेंट जी रही हैं विनेश फोगाट। और जैसे ही अपनी धरती पर, सरजमी पर कदम रखा, अपने लोगों को देख करके वो 100 ग्राम वजन बढ़ने से डिस्क्वालिफिकेशन की जो टेंशन रही है, अपने बॉडी को जो उन्होंने तपा करके रख दिया, वो सारे इमोशंस निकल रहे हैं आंसुओं के फॉर्म में। देखिए विनेश फूट फूट कर रो रही हैं और ये खुशी के आंसू हैं, देख रहे हैं आप। लोग उनके सिर पर हाथ रख रहे हैं, उनको गोद में उठा लिया है और विनेश इस मोमेंट को हैंडल कर रही हैं। लेकिन वो अपने आप, बहुत नेचुरल रिस्पॉन्स है कि जब आपके अपने लोग, खासकर जब आप बहुत टफ टाइम देख के निकले हों और जब आपके अपने मिल जाए तो वो खुशी क्या होती है। विनेश यही मोमेंट जी रही हैं। उनको कंधे पर उठाए तमाम वो लोग एयरपोर्ट पर मौजूद थे, डटे रहे। मीडिया का जमावड़ा है, उनके अपने लोग हैं, उनकी फैन फॉलोइंग है और ये सब कुछ इस वक्त देखा जा सकता है और धक्का मुक्की भी हो रही है। जाहिर तौर पे कोई मानने को तैयार नहीं होगा, हर किसी को फोटो लेनी है या हर किसी को देखना है विनेश फोगाट को, जिसने ऐसी लड़ाई लड़ी जिसने एक वजनदार इम्पैक्ट हर एक भारतीय के दिलों में जगा दिया। वो 100 ग्राम वजन भले ही ओलंपिक के नियमों में हो, लेकिन हर भारतीय का दिल इतना बड़ा हुआ विनेश के लिए कि बहुत ही खुशी के साथ इस बेटी का स्वागत। पीएम मोदी की बात कर लीजिए, उन्होंने नाम लिया सबसे पहले विनेश का, और जिस तरीके से पूरे देश ने एकजुट होकर, ये देखिए विनेश अपनी गाड़ी में बैठने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी स्ट्रगल जो है वो फिजिकल नहीं, इमोशनल है। इतने सारे लोगों के लिए ये प्यार और अपने लिए ये क्रेज देख पाना वाकई ओवरवेलमिंग होता है। बहुत मुश्किल से विनेश इस मोमेंट को आप संभालती हुई, अब थोड़ी सी स्टेबल होकर देखिए, अब देखिए यहाँ कुछ बोल पाती हैं। ये सनरूफ से बाहर निकली हैं, पहले तो वो थोड़ा सा अपने आप को, गला भर गया है, इतना दिल भर गया है, इतने दिनों की जो मेहनत थी, अप्स एंड डाउन्स थे, लगातार वो उनका जीतना, और उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन के पहली रात का वो स्ट्रेस, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, उसके बाद पूरी प्रक्रिया सीएजी में, कोर्ट में जाना। अब देखिए कहने वाली कंडीशन में विनेश कुछ आती है या नहीं। बहुत ही भारी, बहुत ही इमोशनल मोमेंट हो गया है। थोड़ा सा वक्त लगेगा सेटल डाउन होने में, काफ़ी ओवरवेलमिंग है ये सारे अपने लोगों को इतने तरह तरह के मोमेंट्स के बाद देखना। ये देखिए किसी ने फूलों की माला पहनाई है, फूलों की माला है, जिसको जितने तरीके से अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने आ रहे हैं इस बेटी के लिए, वो करने के लिए वहाँ से मौजूद हैं। और आपको बताएं यहाँ से तो काफिला शुरू हुआ है, इनके गांव तक ऐसी ही तैयारी है। कुछ कहेंगी तो मैं चुप हो जाऊँगी, आपको तुरंत सुनवाऊँगी, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही है विनेश, गला भरा हुआ है। और वाकई देख के मीडिया बहुत कोशिश कर रही है कि कुछ कह पाए, लेकिन इतना मुश्किल हो रहा है विनेश के लिए।